आज का ये वीडियो क्लास टेंथ के लिए है और आज मैं बात करूँगा क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में। अब हमें ये देखना है कि क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का कौन सा बुक फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी है। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारे डाउट्स को समझेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक आती है, तो हम लोग एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक्स के सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इसके थ्योरीज को समझेंगे। साथ में बहुत सारे स्कूल के में वर्कबुक, सेपरेट वर्कबुक दिए जाते हैं या फिर कोई साइड बुक फॉलो करवाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सारे बुक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पे कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए हमें एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है क्लास टेंथ के लिए, और प्रॉब्लम के लिए हम अदर बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक एक करके सिलेबस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ रियल नंबर में। तो रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में हमें जानना क्या क्या है वो देखना है। हम लोग नंबर सिस्टम तो क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा था। ठीक है, तो नाइन्थ में जो नंबर सिस्टम पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था, वो क्या था और ये क्लास टेंथ में क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जो जानने वाले हैं वो यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये नथिंग बट क्या है, ये डिवीजन है। इसको अलग टर्म कोड किया गया है। आप अगर देखेंगे तो ये एक सिंपल डिवीजन है और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक इस स्टेटमेंट है और इस पे जो इस स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में मुझे देखना है इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर हो गए या फिर रैशनल नंबर हो गए, ये सारा तो हम लोग क्लास 9 में भी देखा था। तो ये फिर इसमें नया क्या है, तो इसमें कुछ चीज़ें नई है जो हमने क्लास 9 में नहीं पढ़ रखा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, साथ में एक चीज़ और है कि इस रियल नंबर में क्लास टेंथ में मुझे डेसिमल एक्सपेंशन भी देखना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को, छोटे छोटे सब टॉपिक जो हैं रियल नंबर चैप्टर में, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये तो था रियल नंबर। अब उसके बाद हमें सेकंड चैप्टर पे अगर चलें तो ये आता है पॉलिनोमियल। अब हमने बेसिक्स बचपन में 6 में 7 में 8 में 9 में बहुत सारे इक्वेशंस देखे हैं, एक्सप्रेशंस देखे हैं। आपने देखा होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। ये सारे जो फॉर्मेट हैं ये सारे पॉलिनोमियल के फॉर्मेट हैं। किसके फॉर्मेट हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल में हमें क्या जानना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि होता है हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है,
तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो हमने जो बताया अभी डिग्री का बात किया, तो डिग्री में जो है अगर डिग्री 1 होता है तब मैं उसे बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये बातें आती कहाँ से है कि ये क्यों बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी भी नंबर जिसका लीनियर डिग्री 1 है उसको अगर आप ग्राफ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो हमारा वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो होता है ये इंडिकेट करता है कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर डिग्री 2 हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जिसका जो ग्राफ होता है वो होता है पाराबोला। ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब सेपरेट वीडियोज बनाएंगे पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल में जानेंगे जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। तो अब तक हम लोग जो डिवीजन करते थे वो सिंपल नंबर का करते थे। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन होगा, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, ये जीरो जो है इसे हम लोग रूट भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये अभी मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स से। इसके बाद हम लोग सेपरेट सेपरेट वीडियोज में देखेंगे और सेपरेट सेपरेट डाउट सॉल्व करेंगे। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ये लीनियर क्यों बोला गया, अभी हमने डिग्री का बात करा था, तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, ये हमने बता रखा, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब जब डिग्री 1 होगी तो इसकी जो ग्राफ होगी, जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और बताया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था, तो वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसकी जो ग्राफ आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन का पैटर्न कैसा होता है, तो लीनियर इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a b c जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये है कि ये पेयर क्यों, क्यों, क्योंकि जब अभी हमने बात करा था पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ये नथिंग बट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब हम सॉल्यूशन का बात करते हैं तो फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन और number of variable should be equals to
नंबर ऑफ इक्वेशन अब यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी में हमने बताया दो वेरिएबल है, तो हमें इसके सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन चाहिए। इसमें हम लोग आगे और भी देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर बात करें तो। जैसे यहाँ पे जो है इसका ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है हमें अलजेब्राइक मेथड देखना है। अलजेब्राइकली ये कितने मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो अलजेब्राइकली इसमें 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो होता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सारे मेथड के बारे में वन बाय वन जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वीडियोज में आएंगे तो वहाँ पे सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फोर्थ चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो हमने पॉलिनोमियल में देख रखा है कि वहाँ पे डिग्री पे डिपेंड करता है, और हमने वहाँ पे देखा था जब डिग्री 2 होता है, डिग्री जब 2 होता है तब हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो ये है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ये x जो है वो है वेरिएबल, a b c जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे भी बात आएगी जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसके जीरोज और सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, हमने एक बात छोड़ दिया, ये जीरोज को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, अब क्या है, ये जो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन दो तरीके के से हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकंड जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर।
तो ये दो मेथड हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे इसके नेचर ऑफ रूट्स जो देखते हैं वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे, सॉरी क्रिमिनांट, जो ये d जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये सारा जो है लॉन्ग डिस्कशन है और ये सारा डिस्कशन हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे और इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और सारे चैप्टर्स के बारे में 1 बाय 1। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे लेटर सपोज कि मैं एक सीरीज लिखूं 1 3 5 7 9 9 11, तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये हर एक सीक्वेंस पे आप अगर गौर करें तो आप ये देखेंगे कि हर एक सीक्वेंस पे 2-2 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें nth टर्म का फॉर्मूला आएगा tn और an, जो कि होने वाला है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सारा कुछ भी हम लोग जब एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर्स में आएंगे तब वहाँ पे देखेंगे फुल डिटेल्स में। और उसके बाद यहाँ पे जो होता है सम ऑफ n टर्म, जब इतने सारे सीरीज में टर्म दिए हुए हैं और मैं बोलूँ कि ये पहले 10 टर्म का फर्स्ट 10 टर्म का हमारा सम क्या होगा, तो वो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूँ तो वह है ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में जो है हम लोग बेसिक्स क्लास 6 से भी पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, प्लेन फिगर्स, वो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे प्लेन फिगर्स हैं। ट्रापीजियम पढ़ा होगा, मतलब क्या है क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल तो हम लोगों ने पढ़ा है जो कि प्लेन फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल में क्या है कि ट्राइंगल हमने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये है क्लास 10th। अब 10th में जो है हम लोगों के लिए आया है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जानने से पहले सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि सिमिलर ट्राइंगल बोलते किसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं वो सेम शेप के होते हैं बट डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये सेम शेप होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, तब हम बोलते हैं इसे सिमिलर ट्राइंगल। और हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं, जो सेम शेप और सेम साइज के होते हैं। सेम शेप सेम साइज, तब हम इस ट्राइंगल को बोलेंगे
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, और इसे प्रूफ कर देने को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे, साथ ही साथ ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगले चैप्टर में, अगर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने कोऑर्डिनेट के बारे में क्लास 7 में भी क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में भी सुना होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। हमने ग्राफ 5 क्लास से ही यूज कर रहा है, हम लोग ग्राफ को 5 क्लास से यूज कर रहे हैं, तो इतना तो पता है कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे बोला जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर इस प्लेन में ये एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लिया जाए, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ जो x से 5 की डिस्टेंस पे हो और y से 4 के डिस्टेंस पे हो, तब इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मेंशन करता हूँ, फिर वाई कोऑर्डिनेट और वर्टिकल एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मेंशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब चैप्टर डिस्कस करेंगे उस समय सारा कुछ सीखेंगे, सारा कुछ जानेंगे। साथ ही साथ इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे और है जिसको मैं Q नाम दे दूँ, तो ये Q और P के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये जानने के लिए हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है, अगर मैं किसी लाइन को, लेट अस सपोज कि हमारा ये लाइन जो है AB लाइन है, अब मैं इसको बीच में एक पॉइंट C है और ये जो है M1:M2 रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर दिया गया। C पॉइंट जो है AB लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब ये 2 सेक्शन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें जानना है। तो ये हमारा आता है सेक्शन फार्मूला से। यहाँ पे x इक्वल्स टू होता है M2x1 माइनस M1x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। उसी तरीके से y एक्सिस होता है M2y1, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस M1y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि जब, और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x2
y2। तब हम इस फॉर्मूला को यूज करके ये मिडिल पॉइंट और जो ए बी के बीच में जो पॉइंट था सी, उसका कोऑर्डिनेट x और y जान पाएंगे। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब थ्री स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तब ये एक ट्रायंगल बनाता है। ठीक है। अब ये ट्रायंगल के कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। ये एक्सिस होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दे रखा है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, x1, y1, ये पॉइंट दे रखा है बी, x2, y2, ये पॉइंट दे रखा है सी, x3, y3, तब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लोअर क्लास में, क्लास 7 में, क्लास 8 में ट्रायंगल के एरिया का निकालने का बहुत सारा फार्मूला हमने देखा है, लाइक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आपने देखा होगा हेरॉन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। अब ये क्लास 10th में ये सारा फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें बेस और हाइट दिया हुआ हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। जब हमें तीनों साइड दे रखे हों, थ्री साइड्स दे रखे हों, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। और अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट पता हो, तो हमें इस फार्मूले से निकालना होता है। ठीक है। ये फार्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, नीचे लिख दे रहा हूँ, y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले से अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो ट्रायंगल के, तब हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये है ट्रायग्नोमेट्री। अब इसके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है, ट्रिगो में क्या होता है। ये क्लास 10th के लिए न्यू है, बिल्कुल ही न्यू है। इसके पहले बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आया ट्रायंगल से है। ट्रायंगल का ट्रिग्नो और ये मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल का 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ए, बी, सी एंड 3 एंगल ए, बी, सी जो है, ये मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे। रेशियो आपने सुना होगा साइन थीटा, या नहीं भी सुना होगा क्योंकि ये आपके लिए नया है। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये थीटा जो है जनरली हम लोग एंगल को मेंशन करते हैं। थीटा जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं एंगल के लिए। ठीक है। अब ये साइन थीटा जो होता है वो होता है पी बाई एच, सॉरी, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है पी बाई पी। ठीक है। कॉसेक थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, ये होता है एच बाई पी, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये पी बाई एच होता है, तो ये एच बाई पी होगा। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एच बाई बी। और कॉट थीटा जो है टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टैन थीटा। और ये है हमारा बी बाई पी।
तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साथ ही साथ इसके बाद मैं अगर देखूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद, तो वो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हमें पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्लास 10 में हम लोगों को यहाँ तक 90 डिग्री तक के वैल्यू को जानना होता है, और वो कैसे डिराइव करके निकालते हैं वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री का सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उस समय देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये साइन थीटा, थीटा का वैल्यू ये 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो हमारे क्लास 10th के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू जानना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, इसे लर्न करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक उसी तरीके से कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और ये होता है 0 का, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, जिसे हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं एक बता देता हूँ। लेटर सपोज कि साइन थीटा एक एंगल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर टैन थीटा का बात करूं तो टैन थीटा जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद बात आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कुछ आइडेंटिटीज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसके बारे में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उस समय हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सारा चीज़ है क्या और कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो वो आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नथिंग बट हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, और वहाँ पे ये समझेंगे कि लेटेस्ट वहाँ पे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि ये कोई टावर है, और ये टावर जो है ग्राउंड से इतने एंगल ऑफ एलिवेशन पे है। ठीक है, और इसका ग्राउंड से फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। और ये क्या है, अगर ये थीटा दे रखा है और यहाँ पे बेस दे रखा है और हाइट पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो टैन थीटा है, वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये हम एक ट्रायंगल की तरह सोचें इस प्रैक्टिकल थिंग्स को, तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस,
अब 90 डिग्री के साथ वाला जो साइड होता है वो होता है बेस, और 90 इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर। कंसीडर्ड एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है, सॉरी साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर आसानी से निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू बी इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो इस पे जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो उस समय ज़्यादा समझ में आएगा कि एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आते हैं 10th चैप्टर जो कि है सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्लास 8 में भी हम लोगों ने निकाला है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। आपने पेरीमीटर निकाला होगा, क्या होता है 2 पाई आर। तो इसके बाद हमें क्लास 10 में क्या पढ़ना है सर्कल में कि टैंजेंट क्या होता है किसी भी सर्कल का। लेट अस सपोज एक मैं रफ सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो टैंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। अगर मैं ये लाइन स्ट्रेट लाइन जो है इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है तब मैं इस लाइन को टैंजेंट बोलूँगा। ठीक है, तो ये हुआ टैंजेंट्स ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है तो एक पॉइंट से कितने टैंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, या दो सर्कल हैं तो दो सर्कल को यूज करते हुए कितने टैंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन हैं जब हम लोग फुल देखें कोर्स देखेंगे तो उस समय समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे डिवीजन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और हम लोग इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ tangents of a circle, tangents of a circle। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो हैं छोटे छोटी चीज़ हैं वो जो मैं सेपरेट क्लास लूँगा हर एक एक्सरसाइज का हर एक चैप्टर का, तो उसमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं और कौन से क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है क्या निकालना है। हर एक चैप्टर के लिए एक थ्योरी का सेपरेट वीडियो होगा और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज होगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखें तो वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब हम लोग बेसिक्स कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालते हैं, वो क्लास 8-7 से ही निकालते आ रहे हैं। हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लास 10 में हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्या सेक्टर। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक स्ट्रेट लाइन कट कर दिया जाए तो इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, ये है सेगमेंट। अब यहाँ पे किसी सर्कल में दो सेगमेंट हो सकते हैं, ये तो माइनर सेगमेंट हो गया। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये ऊपर वाले को मैं क्या बोलूँगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ही हमें कंबाइंड फिगर भी आते हैं। ठीक है,
लेट अस सपोज कि ये हमें एरिया जो निकालना है कंप्लीट सर्कल का नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, हाफ सर्कल का निकालना है। अब ये हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, या फिर हमें क्या करना है, एरिया हाफ सर्कल का भी नहीं निकालना है, हाफ सर्कल के साथ जो है एक रिक्टेंगल जुड़ा हुआ है। अब ये रिक्टेंगल के साथ इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। अब ये रिक्टेंगल सिर्फ एक सर्कल में नहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही इस साइड भी सर्कल हाफ सर्कल लगा हुआ है और इस साइड भी हाफ सर्कल लगा हुआ है। तो इस टाइप के कंबाइंड फिगर को, कंपाउंड फिगर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारा इस चैप्टर में देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट चैप्टर पे जब आऊँ मैं, तो यहाँ पे है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है, ये कंप्लीटली जो है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए है। कैसे फिगर के लिए है, 3 डायमेंशनल फिगर। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर होते कैसे हैं, आपने क्यूब देखा होगा, अगर आपने लूडो खेला है तो आपने क्यूब देखा है, और इस ये जो क्यूब होता है इसको ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये रफ स्केच है। तो ये क्यूब क्यूब हो गया। अब इसी शेप का क्यूबाइड भी आता है, ठीक है, उसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। फिर हमारे पास होता है सिलेंडर, ये सिलेंडर होगा। ये डिस्टॉर्टेड फिगर है, बस ये रफ स्केच कर रहा हूँ मैं, जब कंप्लीट ये करूँगा, चैप्टर लूँगा, तो उस समय मैं प्रॉपर फिगर ड्रॉ करूँगा या फिर उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर। उसी तरीके से स्फेयर। तो ये सारे जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर हैं, और 3 डायमेंशनल फिगर का एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमने प्लेन फिगर देखा था अब तक जो देखा था वो प्लेन फिगर देखा था। लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, एरिया के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी निकालनी होती है, क्योंकि इसमें थिकनेस भी होती है। जो प्लेन फिगर होती थी उसमें कोई थिकनेस नहीं होती थी, तो बस हम लोग उसके एरिया का बात करते थे। लेकिन जब मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर में आता हूँ तो इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और इसमें हमें वॉल्यूम भी निकालना पड़ता है। क्लियर है। तो ये सारा डिस्कशन जो है हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 13 नेक्स्ट। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्टैट्स। स्टैट्स में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, 3 चीज़ें सॉरी। अभी यहाँ पे जो है स्टैट्स में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, और ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, ठीक है। तो ये अनग्रुप्ड डाटा का फंडा जो है हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है। क्लास 9 में हमने देखा था अनग्रुप्ड डाटा। अब ये ग्रुप्ड डाटा जो है वो क्लास 10 का इस टॉपिक है, क्लास 10th, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मीन, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज। उसके बाद मीडियन, और उसके बाद मोड, ठीक है। इसको जनरली कॉमर्शियल मैथ बोलते हैं, और इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है हमें डाटा को ऑब्जर्व करते हुए उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग स्टैट्स में देखेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आता है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है ये चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड है चांसेज पे। अब हमें ये समझना होगा कि ये चांसेज क्या होता है, ठीक है।
किसी भी चीज काम की होने की चांसेस, बारिश होने की चांसेस, जब मैं कॉइन को टॉस करूं तो हेड और टेल आने की चांसेस, ये सारा चांसेस जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, इसका क्या फंडा है। ठीक है, और इस पे ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो था वो हमारा था प्रोबेबिलिटी और क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो हमने समराइज किया सिर्फ सिलेबस। ठीक है, हमने ये देखा कि हमें क्लास 10th के मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। और इसके बाद जो है मैं सेपरेट सेपरेट चैप्टर का वीडियोज बनाऊंगा, जिसमें पहला वीडियो जो होगा उसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बेस पे होगा, और उसके बाद उस चैप्टर का जो अगला वीडियो बनेगा वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज होगा। ठीक है, तो आप सभी ऐसे वीडियो अपलोड होते जाए, वैसे वैसे आप देखते जाए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। थैंक यू।